नमस्कार दोस्तों। झूठ पर टिकी नरेंद्र मोदी सरकार। उसका मंत्र है झूठ। उसका मंत्र है झूठे तथ्य पेश करना। उसका मंत्र है झूठा इतिहास बताना। उसका मंत्र है झूठ का बुलबुला खड़ा ही नहीं, झूठ की पूरी इमारत खड़ी कर देना। जी हां, यही नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्र है, उसके नेताओं का मंत्र है, बीजेपी आरएसएस का मंत्र है। आप सोचेंगे क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आरएसएस ने जन्म के साथ ही शुरू किया था, इसीलिए आरएसएस को कानाफूसी संगठन कहते थे। कानाफूसी संगठन जो कानाफूसी करके और अपने हिसाब से अपनी कहानियां बनाता, झूठ बोलता। जब यह है तो उसी पर आपसे बात करूंगा कि इसके कारण पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है और भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। हमारे आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। चिंता कौन करेगा? सवाल उठता है। हमें मानसिक रूप से हर तरह से गुलाम बना लेने की पूरी साजिशें रची जा रही, तब फिर वही चिंता आती है। तो चलिए इसी पर शुरुआत करता हूं। आपको याद होगा, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि भारत का रुपया अभी और गिरेगा और 90 रुपए प्रति डॉलर को भी क्रॉस करेगा। जी हां, अब जो मेरे पास डेटा है उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 2026 में भारत का रुपया आपको यदि 100 रुपए के आंकड़े पर आ जाए, यानी डॉलर 100 रुपए के आंकड़े पे आ जाए, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। जी बिल्कुल इसी तरह की स्थितियां हैं। जब यह हालात हो तो इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। और जब बर्बाद कर रहा हो तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इसको लेके आपको डेटा बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 58 रुपए में $1 होता था। आज 90 रुपए के ऊपर, 90 रुपए 19 पैसे, 12 से 19 पैसे के बीच में झोल रहा है। अब आज आइए, उस समय जो डीजल था वो 58 रुपए में होता था और इसके अलावा पेट्रोल जो है 70 से 71 रुपए में होता था। बड़े दावे होते थे, हम लोग जोक्स बनाते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि जो पेट्रोल पंप है उनका जो मीटर होता है उसमें बदल जाएगा, उसमें 100 के आंकड़े आ जाएंगे। और सचमुच 100 के आंकड़े आ गए। हमने देखा मीटर को बदलना पड़ा, उसमें 3 कॉलम करने पड़े जो 2 ही होते थे, यानी दहाई के आंकड़े का होता था, उसे 3 तक ले जाना पड़ा। अब आप सोचिए, इसी तरह रुपए की हालत है। नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अब नरेंद्र मोदी की कितनी गिरी कितनी नहीं गिरी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गए। निर्वस्त्र क्यों हो गए वह जान लीजिए। वो झूठ बोलते हैं। अब यह बात आईएमएफ कह रहा है। आईएमएफ ने भारत के डेटाज को, जो अर्थव्यवस्था है उसके डेटा को उसने सी ग्रेड में डाल दिया। क्यों डाल दिया? 4 ग्रेड होते हैं उनके यहां, ABCD। सबसे आखिरी से एक पहले है, अगली बार आपको वो डी में दिखाई देगा। क्यों सी में डाल दिया? क्योंकि भारत का डेटा झूठा बनाया जा रहा है, झूठी अर्थव्यवस्था बताई जा रही है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत सरकार ने दावा किया कि उनकी अर्थव्यवस्था 8.2% के दर से बढ़ रही है। उसमें हमने कहा चलिए आकलन कर लेते हैं कैसे बढ़ रही, किन किन आधारों पर होता है। कोर सेक्टर, भारत का कोर सेक्टर लगभग 0 है। अब जब भारत के कोर सेक्टर की ग्रोथ 0 के करीब है तो साहब ये 8.2% कैसे बढ़ गया?
भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, अंग्रेज भारत को लूट के गए थे, तब हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीरो पे थी। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भी भारत की मैन्युफैक्चरिंग जीरो के करीब है। अब आप सोचिए, जीरो के करीब। और आईआईपी जो है, जो 4% हुआ करता था, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में 4% था, वो आईआईपी आधा % भी नहीं रह गया, आधा % भी। और इसके बाद में कह रहे हैं कि ग्रोथ 8.2% से हो रही। कैसे हो रही भाई? भारत के ऊपर जो कर्ज 54 लाख के करीब होता था, 54 लाख करोड़, 1947 से लेकर 2014 तक जो टोटल कर्ज था वो 54 लाख करोड़ का। और नरेंद्र मोदी सरकार में आके वो तकरीबन 280 लाख करोड़ हो गया है। 280 लाख करोड़ हो गया हो तो निश्चित रूप से चिंता करना बनता है कि किस तरह की दशा में ला करके देश को खड़ा कर दिया। जब देश इन हालात में हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। और जब चिंता का विषय होता है तो हमें सोचना चाहिए। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि भारत को किस तरह से बर्बादी में झूठ बोल के ढकेला गया। कहते हैं भारत की अर्थव्यवस्था का साइज इतना बड़ा हो गया। साइज क्यों नहीं बढ़ जाएगा? 250 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया और उसके बाद में आपने रुपए की हालत यह कर दी, यानी जो रुपया है वो इतनी मुद्रास्फीति हो गई, इतना कम से हो गया, आपने नोट छाप छाप के फर्जी, और उसके सापेक्ष में जो सोना रखना होता है वो है नहीं। आपके पास में है क्या? जो आपको पूरी दुनिया में स्थिर मुद्रा के तौर पे रखना था वह नहीं रहा। आईएमएफ कह रहा है, वो यह कह रहा है कि भारत की मुद्रा कोई मायने नहीं रखती। वो उस तरह की स्थिति में है जो स्फुलित हो रही होती है, यानी झड़ रही होती है। अब आप सोचिए, और इसके बाद में 56 इंची है। सब काहे के 56 इंची? अमेरिका डांटते तो वहां से सिर झुका के खड़े हो गए, नहीं सर हम अब नहीं खरीदेंगे रसिया से तेल, क्रूड ऑयल, आप जहां से कहेंगे वहां से लेंगे। कुकिंग गैस नहीं, बिल्कुल नहीं, प्राकृतिक गैस हम नहीं रसिया से खरीदेंगे, आपसे खरीदेंगे, जो हुक्म मेरे आका। और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, हम चाइना से खरीद के चीजें लेके आएंगे, यहां ठप्पा लगाएंगे, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया नहीं, चाइना से लाके असेंबल्ड इन इंडिया। तब ये स्थिति। और फिर भारत सरकार को अडानी आएगा और सप्लाई कर देगा। देखिए डिफेंस में सारी सप्लाई इतनी बेहतर हो रही, कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? बनाते तो है नहीं, वो चाइना से कुछ खरीद लाते हैं, कुछ इजराइल से खरीद लाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, बेच देते हैं। साहब ये भारत की अर्थव्यवस्था है। यही वजह है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय लगातार बर्बादी की स्थिति में, किसी की आमदनी उस सापेक्ष में नहीं बढ़ रही जिस सापेक्ष में महंगाई बढ़ी है। इसी तरीके से और भी तमाम, एक चीज नहीं है, तमाम चीजें। हालत यह है कि भारत में न तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, न व्यक्ति का और तरह से विकास हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास में हम शून्यता की तरफ जा रहे हैं। और शिक्षा हमारी बर्बाद हो गई है। शिक्षा बर्बाद होने का सीधे सीधे बताता हूं, झूठ का एक पुलंदा और बता देता हूं। कैसे आपके बच्चों को बेरोजगारी और सब में ढकेल दिया गया है। आज दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार हम हैं, सबसे बड़े भूखमरे हम हैं। खुद भारत सरकार कह रही है कि भारत के अंदर 90 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रखे हुए। लोगों को चुनाव में विश्व बैंक से कर्ज उठा करके 10-10 हजार रुपए बांट के महिलाओं को हम कहते हैं चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन देश को कर्ज में जमा के उन्हीं से वो करते हैं।
और अब उन्हीं लोगों पे जो 10,000 रुपया के लालच में वोट दे आए थे, उन्हीं पे बुलडोजर चल रहे हैं। खुशी मनाइए साहब कि 10,000 रुपया में उन्होंने वोट खरीद लिया, वो भी जनता के 10,000 रुपया में, उसका भी आप ही से भरपाई करनी, और अब बुलडोजर का मजा लीजिए। तो साहब यूं बुलडोजर चल रहा। तो जो कह रहे थे आपका विकास, वो ये दे रहे हैं। अब आता हूं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उनको रक्षा पे बात करनी चाहिए कि देश किस तरह से रक्षा के मामले में स्ट्रांग हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे विदेशी धरती से घुसपैठिए आ जा रहे हैं, कैसे विदेशी धरती से हमारे यहां आतंकी आ जा रहे हैं, कैसे विदेशी धरती से हमारे खिलाफ तमाम प्रपंच चल रहे हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, तमाम तरह की स्ट्राइक के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सरेंडर हो जाते हैं, कौवा मार के चले जाते हैं। आज तक अजहर मसूद वहीं से बैठ के संचालित कर रहा है, नहीं मार पाए। काम बड़े आतंकी मारा है, लेकिन कहां है अजहर मसूद? मारा क्या? असगर मारा क्या? कोई मारा क्या? नहीं। किनको मारा? किच्चे बिच्चे कोई पकड़ा के वही दे देते हैं। ये माफियाज का होता है कि हम माफिया कहते हैं अच्छा चलो साल में आपको 1 इनकाउंटर का 2 इनकाउंटर के आदमी हम दे देंगे, बाकी हमारे गैंग को फ्री रखिएगा, देख लेंगे। वो अपने यहाँ के जो सबसे रद्दी समझते हैं वो पकड़ा देते हैं, और उसके बाद में आप मार लिए, आपने भी वाहवाही ले ली, और उनका काम चल रहा है। यही हो रहा है साहब। तभी देश के अंदर घुस करके वो आतंकी हमला कर जाते हैं, देश की राजधानी में आके कर जाते हैं। तो राजनाथ सिंह उस पे बात नहीं कर पाते। राजनाथ सिंह किस पे बात करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद सार्वजनिक धन से बनाना चाहते थे, सरदार पटेल ने उन्हें रोक दिया। मुझे लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, सरदार पटेल ने क्या किया, सरदार पटेल के तमाम पत्रों, तमाम सारी चीजों को लेके एक पुस्तक, उन्हीं के जो सचिव आईसीएस ऑफिसर थे, उनके सारे मूल दस्तावेजों के आधार पे उन्होंने और पत्रों के की संकलित करके एक किताब लिखी, जिसे सरदार पटेल के सिलेक्टेड पत्र करके है 1945 से 1950 उनके मरने तक। पढ़ डालिए भाई। नेहरू ने कुछ प्रपोजल किया, कहीं था, वो लाइए ना सामने, रखिए देश के, दिखाइए सबूत। नहीं, आपके पास नहीं, क्योंकि आप झूठों के गैंग में हो, ये कानाफूसी वाला गैंग। तो साहब वो ये कहते हैं, जब पहला तो सवाल ये आता है क्या बाबरी मस्जिद थी नहीं क्या 1947 में, कि पंडित नेहरू उसे बनाना चाह रहे थे, उसके लिए सरकारी धन लगाना चाह रहे थे। तब चूंकि मैं खुद कंपोजिट हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, एमए किया है, तो मैं वही देख रहा था कि भैया 1528 में अकबर के का जो सेनापति था मीर बकी, वो जब अयोध्या का जो सरयू का तट है वहां पर उसने देखा बड़ा मैदान है, एक छोटा सा गांव है जहां 100-150 टोटल घर हैं, झोपड़ियां सी। तो उसने उस मैदान में अपना तंबू गाड़ दिया और वहां सेना को रुकाया। नमाज पढ़ना था तो नमाज एक जगह पढ़ने लगी सेना, उसी जगह उसने मस्जिद बनवा दी, और मस्जिद का तब बादशाह थे अकबर, बाबर, तो उन्होंने नाम दे दिया बाबरी मस्जिद। साहब ना तो कुछ तोड़ा गया ना कुछ किया गया, अजीब सी स्थिति। चलिए उस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी पे बात करूंगा। तो जो बनी हुई थी मस्जिद, उसमें क्या बनवा रहे थे नेहरू, काहे के लिए पैसा दे रहे? बड़ा अजीब सी स्थितियां हैं। मैं उस सुन करके मुझे अजीब सा लगता है। पंडित नेहरू ने बनवाया था सोमनाथ का मंदिर, लेकिन कहा था नहीं, सार्वजनिक धन से कुछ नहीं बनेगा, जनता से, धार्मिक लोगों से पैसा इकट्ठा कीजिए और उससे भव्य मंदिर बनवाइए, ट्रस्ट बना के बनाइए, सरकार का पैसा नहीं। तो नेहरू जी ने कहा था यह देश सांप्रदायिक नहीं है, यह सच्चा लोकतंत्र है, सच्चे लोकतंत्र में सांप्रदायिकता को जगह नहीं है। यह देश सभी धर्मों, सभी जातियों और सभी के विचारों और सबको मान्यता देता है और उनको पूर्ण स्वतंत्रता देता है और उनको अपने हिसाब से जीवन जीने की निजता देता है। जी हाँ, ये नेहरू जी ने कहा।
तो नेहरू जी की यह सोच थी कि सार्वजनिक धन जनता के कल्याण में किसी भी धर्म के लिए उन्होंने पैसा देने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था पैसा सिर्फ नवीन मंदिरों में लगेगा। वो नवीन मंदिर क्या है? वो नवीन मंदिर बांध थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूट्स थे, तमाम सारी दूसरी चीजें थी। और सरकार का बजट आप जानते हैं उस समय कुछ नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो भुखमरा देश था उसकी प्राथमिकताएं कुछ और थी, मंदिर मस्जिद नहीं थी। तो राजनाथ सिंह खुद फिजिक्स पढ़ाया करते थे गाजीपुर के जिस कॉलेज में, सॉरी स्कूल में, इंटर कॉलेज कहते हैं यूपी में, उसमें तो साहब वो तो कभी हिस्ट्री खुद पढ़े नहीं। 8वीं के बाद 9वीं से साइंस के स्टूडेंट हो गए थे, तो हिस्ट्री तो पढ़नी नहीं थी। तो साहब जिस आदमी ने खुद नहीं पढ़ा वो ये ज्ञान दे रहा है, बड़ा अजीब सा लगता है। अरे भाई, जिस चीज के मंत्री हो उस पर ज्ञान दो। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह झूठ चलता है और झूठ पर ही सब कुछ टिका है। आप देखिए, पर्यावरण को लेकर के लगातार झूठ बोला जा रहा है, और कैसे बोला जा रहा है वह समझ लीजिए। पर्यावरण को लेकर के यह झूठ बोला गया कि कैसे अरावली की पहाड़ियां खत्म की जा रही और सब किया जा रहा है, देश को पूरा झोंका जा रहा है आग में। श्रीमती सोनिया गांधी ने इसको लेकर के द हिंदू अखबार में बेहतरीन आर्टिकल लिखा है और पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया है नरेंद्र मोदी सरकार। तो किस तरह से उसके लिए पर्यावरण मायने नहीं रखता, उसके लिए अडानी अंबानी जैसे लोग मायने रखते हैं, जिनको कमाने के लिए इस देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का ये काम करते हैं। अर्थव्यवस्था बर्बाद, हमारी रक्षा व्यवस्था बर्बाद, और उसके बाद पर्यावरण बर्बाद, आपके मरने के सारे साधन, और उसके बाद में आपके स्वास्थ्य और सबको बर्बाद करके आपकी शिक्षा को बर्बाद किया गया। आपने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय को किस तरह से बर्बाद किया गया, और तमाम सारे उत्तर भारत के जो कॉलेजेज हैं और जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सिलेबस को जिस तरह से किया गया है, उससे बर्बादी की गई है कि वैश्विक जगत में आप जाएंगे तो आप खुद ही झूठे कहलाने लगेंगे, आपकी पूछ नहीं होगी। और इन सब के बाद में आपको कैद रखने के सारे साधन होंगे। पहले आपका डेटा चुराया गया, आधार से लीक किया गया, इसकी भी आपने खबर पढ़ी होगी। फिर कोविन के जरिए जो आपके डेटा कोविड के नाम पे इकट्ठे किए गए उसमें आपका किया गया। जनगणना नहीं करा रहे और यहां ये कराएंगे, और इस तरह से करके अब उन्होंने जो संचार साथी ऐप का किया, उसका जो आदेश जारी किया, वह अपने आप में इस देश में तानाशाही का और आपकी निगरानी का पूरा नेटवर्क तैयार किया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में बड़े जोर शोर से उठाया, चाहे दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में और सुरजेवाला ने राज्यसभा में। श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर सारे लोग इसको लेकर के बोलते रहे। अब जब यह सब कुछ हो जाता है तब राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि जनगणना पर क्या हुआ, जातिगत जनगणना पर क्या हुआ। तो जो जवाब आता है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने इसका मतलब झूठ बोला। जो आता है कि आज तक कोई कार्य योजना ही नहीं है सरकार के, और जो उसकी डेट और सब कुछ डिसाइड किया गया वह खुद अपने आप में बिल्कुल टाइमलाइन इतनी बेकार है कि आप समझेंगे कि मतलब कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। यानी यह देश में असली डेटा तैयार ही नहीं करना है, झूठ की बुनियाद पे सब कुछ खड़ा करना है और लोगों की निगरानी करके, चोरी करके इस तरह से करना है, जीवन में घुसना है, लोगों के, महिलाओं के, सबके जीवन में घुसने के लिए यह करना है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही कि नहीं ये तो ऐच्छिक है, लेकिन वास्तव में आदेश जो है कागज में माना जाता है। राजे रजवाड़ों का अभी शासन नहीं चल रहा है कि राजा साहब ने कह दिया और हो गया। वहां पर आपने लिखित तौर पे आदेश कोई नहीं जारी हुआ है कि नहीं रुका है। तो यानी आप समझिए यह है। और इसके बाद आपके जीवन में और खिलवाड़ जिस तरह हो रहे हैं वो चिंताजनक है। आपके श्रम कानून बदल करके आपको गुलाम बनाया जा रहा है कारपोरेट कंपनियों का, और इसी तरीके से वोट चोरी करके सरकार आपको गुलाम बना के रखना चाहती है और आपके वोट लेके आपके घर बुलडोजर चलाने का अधिकार रखती है। तो यह समझ लीजिए यह सब कुछ हो रहा हो तो लड़ना पड़ता है। तो लड़ कौन रहा है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। और जब वो लड़ रहे हैं साथ हमें खड़ा होना,
नहीं खड़े होंगे तो बर्बादी तय है। जी हाँ, जय।